पिछले वीडियो में इससे पहले के सभी क्वेश्चन हम करा दिए हैं, जो कि पिछले वीडियो में सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख लेंगे। वो वीडियो लंबा हो रहा था, जिसके कारण हमने उसको आधे पे ही छोड़ दिया था। और इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन, जो कि 127 क्वेश्चन है, सबको करा देंगे। और आपको गारंटी देते हैं कि 2024 के एग्जाम में इससे बाहर केमिस्ट्री से क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे। मतलब 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उससे बेसी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको एग्जाम में सिर्फ आधे ही क्वेश्चन को करना है, 80 में से 40 ही करना है। तो आप इजिली यहाँ से कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है। और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब ना किए हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक। सब्सक्राइब करके आगे देखना है, और समझ में आएगा तभी करना है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक। यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम सभी क्वेश्चन कर चुके थे, अब 66 से शुरू होगा इसमें। तो देखिए 66 में है कि इसका थोड़ा सा साइज, 1 मिनट रुक जाइएगा। 66 में है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। और इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम, यानी कि ए और एल, एल यानी कि एल्युमिनियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है बॉक्साइट, ठीक। आगे है 67 नंबर में कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। मतलब धातु जल में घुलकर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है, तो ये सबको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस। आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन। आगे है 68 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन अधातु, क्या कह रहा है, कौन अधातु है, कौन अधातु है। तो इसमें से कौन अधातु है, तो कार्बन एक अधातु होता है। 10 क्लास में आपको एक अलग चैप्टर ही है कार्बन, उसके बारे में पढ़ना है। तो कार्बन क्या है, अधातु है। आगे है 69 नंबर में कि क्रायोलाइट क्या है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो तांबा गलत हो जाएगा, जस्ता भी गलत हो जाएगा, लोहा भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और कोई नहीं में आपको आंसर होगा एल्युमिनियम, ए एल। एल्युमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट। और ऊपर भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, एल्युमिनियम का ही अयस्क की बॉक्साइट। तो बॉक्साइट भी याद रखिएगा, और क्रायोलाइट भी किसके अयस्क है, एल्युमिनियम के, ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन में है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, क्यों होता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जिसके कारण जिंक का उपयोग न करके टीन के लेप का उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे है 71 नंबर में कि 71 देखिएगा, 71 में है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो बहुत से लड़के इसमें पारा करके निकल जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि पारा एक धातु है, पारा एक धातु है। और कह रहा है कौन सा अधातु, तो अधातु में आंसर हो जाएगा आपको ब्रोमीन, आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। 72 नंबर में है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त है। मतलब फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो फ्राइंग पैन पर जिंक का लेपन कर दिया जाता है, जिस तरह से इसका आंसर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाना, या जिसे गैल्वेनीकरण भी कह सकते हैं। तो आप इसमें से सी ऑप्शन सही करिएगा, ठीक। आगे है 73 में कि किस धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को और पोटेशियम को और लिथियम को भी, ठीक। तीनों को आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन उनमें से सबसे आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। तो आंसर होगा हमारा सोडियम। आगे है 74 नंबर में कि निम्न में कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है। मतलब चूने के पानी को दूधिया करने का मतलब उजला कौन कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सबसे, यहाँ पे सबसे कम अभिक्रियाशील है। कह रहा है कम है, काम नहीं कम है, ये गलत टाइप है। कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, इनमें से ही बताना है। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा लोहा। इनमें से लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील है। आप पूरा अगर सब में कह दे कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, और इसमें ये सब ऑप्शन ना देके अगर ऑप्शन ही ना दे, तो उसमें आंसर हो जाएगा हमारा सोना। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद चांदी और प्लेटिनम, सोना चांदी और प्लेटिनम सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, और ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जिसके कारण इन पर जंग नहीं लगता है, ठीक। तो वहां से वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी था इसमें लोहा, तो लोहा ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोना और चांदी और प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं है। आगे 76 नंबर में है कि
निम्न में सबसे भारी धातु कौन है? निम्न कहने का मतलब कि इन्हीं में देखना है। तो इनमें सबसे भारी धातु लोहा हो जाएगा यानी कि आयरन। इनमें सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? आयरन। और ओवरऑल ओस्मियम होता है, ओस्मियम सबसे भारी धातु। लेकिन इनमें सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? तो आयरन। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि आभूषण बनाने वाला सोना, आभूषण यानी कि गहना बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो 22 कैरेट का होता है। सोना का गहना जो बनता है वो 22 कैरेट सोने का ही बनता है। ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन में है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन सा तत्व होता है? यानी कि अन्य तत्व कौन रहते हैं या कौन से तत्व रहते हैं इसमें? लोहा और कार्बन के अलावे, तो लोहा और कार्बन के अलावे इसमें क्रोमियम और निकेल भी होता है। क्रोमियम और निकेल, तो क्रोमियम और निकेल सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, क्रोमियम और निकेल। आगे है 79 नंबर 79 कि जस्ता का अयस्क है। अभी तक एल्युमिनियम के अयस्क आए थे पीछे, अब आ गया कि जस्ता का अयस्क कौन है? तो इसमें से जस्ता का अयस्क है जो है ना वो जिंक ब्लेड है। कौन सा? तो जिंक ब्लेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है, तो सिलिकॉन का आंसर कीजिएगा उपधातु। 81 नंबर में है कि निम्न में कौन उत्कृष्ट उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट कहने का मतलब अक्रिय, तो निम्न में अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन। निम्न में अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में है कि ताम्र एवं टीन के मिश्रण को कहते हैं, यानी तांबा और टीन का मिश्रण जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा कांसा। कांसा ए नंबर में है कांसा, तो इसका आंसर हो जाएगा कांसा। ठीक। आगे है 83 नंबर 83 कि पीतल है। ये काफी बार पूछा है कि पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। अब पूछ भी देता है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का ही मिश्र धातु होता है। आगे 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में है, 84 में है कि सोना की परमाणु संख्या होती है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 यानी कि 79। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85 क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त, कह रहा है कि असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो असंतृप्त की पहचान कैसे करेंगे? तो असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड, बॉन्ड बनाना आप लोग जान चुके हैं, या नहीं भी जानते होंगे तो देख लीजिएगा, वीडियो हम उस पे बनाए हुए हैं। डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, या तो डबल बॉन्ड या नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें डबल बॉन्ड बन जाए या नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड, इन दोनों में से कोई बनना चाहिए, उसको असंतृप्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असंतृप्त। और जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड, उसको संतृप्त बोला जाएगा। तो इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें भी होता है सिंगल बॉन्ड, और इसमें होता है डबल बॉन्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, सी वाला आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हम जब मॉडल सेट करवाए हैं सॉल्व, तो उसमें है, आप लोग वहां भी देख सकते हैं कि C2H4 में डबल बॉन्ड बनता है, क्योंकि दो गो सी हो जाएगा इधर इधर, और इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस चारों तरफ एक गो हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर भी एक हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन, दो ठो हाइड्रोजन हो गया। एक ठो हाइड्रोजन इसके ऊपर हो जाएगा और एक ठो हाइड्रोजन इसके नीचे हो जाएगा। तो चार गो, कहीं भी हाइड्रोजन इसको रख सकते थे ऊपर भी। एक, दो और तीन और चार, चार गो हाइड्रोजन हो गया। कार्बन दो ठो थे, एक और दो, और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा आपको इसके बीच में डबल बॉन्ड, जिसके कारण C2H4 असंतृप्त हो जाएगा। C2H4 क्या हो जाएगा? असंतृप्त। तो हम ये हटा ले रहे हैं, एक मिनट। आगे है क्वेश्चन नंबर 86। कार्बन क्या है? कार्बन देखिए दो बार रिपीट हो गया। कार्बन क्या है? तो कार्बन आपको एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है। ठीक। 86 में याद रखिए कार्बन एक अधातु है। 87 नंबर क्वेश्चन में है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा इथेन। इथेन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक। आगे है 88 नंबर में कि निम्न में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? मतलब इनमें से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है C6H6। C6H6 इसका संरचना बनाइएगा तो एक गोला के रूप में बन जाएगा, जिसमें 6 ठो इसके कोण होंगे, तो इसलिए इसको C6H6 को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे है 89। 89 में है कि एकल बॉन्ड OH, एकल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील सूचक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। अब कई बार इसको घुमा के पूछा है कि अल्कोहल का क्रियाशील सूचक क्या होता है? तो एकल बॉन्ड OH। ठीक। आगे है 90 नंबर कि एक अणु सूत्र है, एक है, यक लिखाया हुआ है लेकिन ये एक है, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक को समावयवी
क्या कहेंगे, समावयवी। जिसके एक अणु सूत्र हो और विभिन्न यौगिक वाले, मतलब जिसके एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक को समावयवी कहते हैं। ठीक। 91 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के दो समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? दो। इसके दो समावयवी संभव है। 92 नंबर क्वेश्चन में है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि इसकी संयोजकता दो होती है। आगे है 93 में कि एल्कोहल, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो एल्कोहल में आपको नाइट्रोजन, इसमें कौन सा उपस्थित रहेगा? तो नाइट्रोजन। एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। 94 नंबर क्वेश्चन में है कि CnH2n, CnH2n निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n होता है एल्कीन का, CnH2n होता है एल्कीन का। और एक बात याद रखिए, या तो CnH2n आ जाए, नहीं तो CnH2n प्लस टू आएगा, नहीं तो CnH2n माइनस टू होगा, CnH2n माइनस टू होगा। इन तीनों में से कोई एक जरूर फॉर्मूला रहेगा आपके एग्जाम में। तो एक तो हम यहाँ दिखा दिए एल्कीन का, एल्काइन और एल्केन का आपको याद रखना है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में है कि 95 है कि कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन। क्या देता है? एथाइन। ठीक। आगे है 96 में कि निम्न में कौन कार्बन का अप्रूप है? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये तीनों कार्बन के अप्रूप होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी कार्बन के अप्रूप हैं। 97 नंबर में है कि 97 में कि इथेन के कितने समावयवी संभव है? इथेन के कितने समावयवी संभव है? तो सात। इथेन के सात समावयवी संभव है। आगे है 98, 98, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है एकल बॉन्ड OH, एकल बॉन्ड OH। इससे पहले देखिए आपको अल्कोहल का भी आया था। यहाँ पे कहा गया कितने नंबर? हाँ, 88 नंबर में था कि 88 नहीं, हाँ यहाँ पे 89 में था कि अभिक्रियाशील सूचक अल्कोहल का था। तो अल्कोहल और एल्कोहल एक ही हो जाता है। ठीक। अल्कोहल और एथेनॉल, अल्कोहल और एथेनॉल, यहाँ पे एथेनॉल है, इसका भी यही हो जाएगा। ठीक। आगे है 99 नंबर में कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दो आबंध होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन ऐसे बन जाएगा और इधर में भी क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। इसका हम क्लास में ही बताए थे। और इसके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा तो ये इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो इनके बीच कितने आबंध होते हैं? तो दो आबंध। कितने आबंध? दो आबंध। आगे है 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर कि एल्केन का सामान्य सूत्र देखिए। ऊपर में अभी हम आपको बताए थे यहाँ पे कि या तो आएगा CnH2n वाला, यानी कि एल्कीन वाला यहाँ पे आ गया था, एल्कीन वाला यहाँ पे आ गया है। और अब यहाँ पे आपको मिल गया एल्केन, तो एल्कीन हो गया। तो एल्केन देखिए, तो इस एल्केन में तो ये वाला ऐसे ही कट जाएगा। तो 100 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन का CnH2n प्लस टू। एक होता है एल्काइन, तो उसका हो जाएगा ये माइनस वाला। लेकिन अभी एल्केन का क्या सूत्र होगा? बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, CnH2n प्लस टू। आगे 101 क्वेश्चन को देखेंगे। 101 है कि एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो एल्काइन हो जाएगा आपको C2H2, C2H2 ये होता है एल्काइन। ठीक। एल्काइन कौन हो जाएगा? तो C2H2। 102 नंबर में है कि चीनी का रासायनिक सूत्र, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12H22 और O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। हम जितना भी सूत्र करा रहे हैं आप लोगों को याद रखना है, वो सभी सूत्र याद रखना है, एग्जाम में आ सकते हैं। 103 में है कि एसिटिलीन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? एसिटिलीन में 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। कितने? 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। आपको पेपर पे टिक करते चलना है, जिनको भी PDF मिल गया है, और इसको याद करके आना है सभी को। ठीक। इसके कितने होते हैं? 3। आगे है 4 में की, 4 में है एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है। तो एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच लोहा रहता है, कहाँ है? Fe। Fe इसका हो जाएगा आंसर, Fe क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक। 105 में है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है? इसका आंसर आपको करना है कमेंट में, क्लास में हम ही बताए हैं। 106 में है कि कार्बन यौगिक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, मतलब कार्बन यौगिक जितने भी हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्बन होगा, कार्बन में कार्बन ही ना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। 107 में है कि लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, 26। आगे है 108, 108 नंबर में है कि गंधक की परमाणु संख्या,
गंधक की परमाणु संख्या, गंधक मतलब सल्फर, तो सल्फर की परमाणु संख्या हो जाएगी आपको 16। ठीक, परमाणु संख्या 1 से 30 तक आप लोगों को याद करके रखना होगा। ठीक, 109 क्वेश्चन में है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु, यानी कि रहने वाला धातु, यहाँ पे कह दिया है धातु, तो धातु हो जाएगा पारा। कौन सा हो जाएगा? धातु में पारा। अगर धातु कहता है तो ब्रोमीन आंसर होता है, लेकिन कहा है धातु तो हो जाएगा पारा। 110 में है कि अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो वो होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एन और एच हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा 1:3। अमोनिया का फॉर्मूला आता है NH3, तो नाइट्रोजन 1 हो जाएगा और H3 तो मतलब का 3 हो जाएगा, तो 1:3 इसका हो जाएगा आंसर, 1:3। आगे है 11 में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मतलब मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किस आधार पे बनाई थी? तो उन्होंने बनाई थी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसकी आवर्त सारणी थी? तो मेंडलीफ की थी। ठीक, मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। आगे है जस्ट क्वेश्चन की आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में, मर नहीं में है, में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जो मेंडलीफ का था वो परमाणु द्रव्यमान पे था, लेकिन जो आधुनिक है वो परमाणु संख्या पे है। किस पे है? परमाणु संख्या पे। ठीक, आगे है 113 में, 113 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्न में से क्या कही जाती हैं? जो क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज मतलब कि ऐसे वाली कतारें, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाएगा? आवर्त। इनको कहा जाएगा आवर्त। क्षैतिज का मतलब ही, और ऊर्ध्वाधर कहता तो ये खड़ा वाला हो जाता है, यानी कि लाइन हो जाता है। ठीक, आगे है 114 में कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? क्षार, यानी कि धातु होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु। यहाँ पे भी धातु है लेकिन अम्लीय दिया है, तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो क्षार धातु हो जाएगा आपको आंसर। ठीक, 115 क्वेश्चन में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर 7वां आवर्त। 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। ठीक, 7वां आवर्त आपको अभी तक अधूरा है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन को अब आगे देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन में जो है 7 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कि इसको कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। आगे है क्वेश्चन के आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? समूह कहने का मतलब कि ये वाला लाइन, यानी कि ऐसे ऐसे वर्ग कितने हैं? तो इसके समूह हो जाएंगे 18। समूह को ही वर्ग कहा जाता है, तो वर्ग है 18। ठीक, आगे है 17 नंबर में कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है। न्यूलैंड ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ऑप्शन इसमें डी आंसर सही करना होगा, और इसका आंसर लिख लीजिएगा न्यूलैंड। को इसने किया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया था। आंसर आप लोग को लिख लेना है कि न्यूलैंड। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार बढ़ता है। बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, मतलब इधर से अगर हम राइट साइड जाएंगे इधर की ओर आवर्त सारणी में, तो परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा। ठीक, आगे है 19 नंबर में कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? वर्ग अभी हम ऊपर भी बोले थे, तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग हो जाएंगे? आवर्त सारणी में वर्ग हो जाएंगे 18, वर्ग हो जाएंगे 18। 120 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अक्रिय गैस कह रहा है, शून्य वर्ग कहने का मतलब कि कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। ठीक, आगे है 21 में कि आवर्त सारणी में उदग्र, उदग्र स्तंभ को, उदग्र मतलब कह रहा है कि ऐसे ऐसे स्तंभ, खड़े वाले स्तंभ को कहते हैं, उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को एकदम रट के जाना है, आएगा ही आएगा। ठीक, 22 में है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम बहुत बार पूछ दिया, कैसा तत्व है? तो अक्रिय या शून्य वर्ग का या निष्क्रिय गैस, कुछ भी इसको कहिए, ये अक्रिय है। ठीक, अक्रिय कहिए, निष्क्रिय कहिए, शून्य वर्ग का कहिए, सब यही हो जाएगा। हीलियम क्या है? अक्रिय। ठीक, 23 में है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे, किस नहीं किसी, किस नहीं किसी, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण, तत्व का जो धात्विक गुण होता है ना वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। याद कीजिए, सभी चीज हमको लाइन बाई लाइन आप लोगों को कॉपी में लिखवाए थे क्लास में, और ये क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये सबको याद रखना ही है आप लोगों को। ठीक, आगे है 24 नंबर में, 24 में है कि निम्न में कौन
निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? तो कॉपर। इनमें से सबसे अधिक अधिक अभिक्रियाशील कॉपर हो जाएगा। अगर ओवरऑल पूछ दे कि मतलब पूरे धरती पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? तो सोडियम हो जाएगा, ठीक। लेकिन सोडियम ऑप्शन में नहीं है, तो कॉपर यहाँ पे, इनमें से कॉपर आंसर सही है हमारा, ठीक। क्योंकि सोना और एयू दे दिया है और एजी दे दिया है, तो ये दोनों कभी होगा ही नहीं, और एचजी भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील। 125 में है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2, तो इसके बाहरी में भी कितने हो जाएंगे? 2। हाइड्रोजन और हीलियम की 2 होती है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 2। यानी कि एक ही कक्षा में 2 होते हैं, तो वहीं इसका बाहरी हो जाता है, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 26 में है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व, यानी कि राइट साइड मतलब इधर की ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो दाईं ओर रखे गए तत्व को अधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधातु। अब आखिरी क्वेश्चन है 127 में कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? और ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि तिर्यक नियम किसने दिया था। बाकी ये सभी क्वेश्चन अगर जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको ये मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए लोग हैं जो कर लिए हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।